मोटे मोटे शब्दों में 3 ऐसे पॉइंट बताइए जिसके ऊपर आपका विचार है, अगर आप सत्ता में आते हैं, सीट पे आते हैं, इस वार्ड पे आते हैं, तो आप वो 3 बातें जो आप कर सकते हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। बिल्कुल। यहाँ पर गली में गाड़ियाँ नहीं घुस सकती। बिल्कुल एक एमसीडी की पार्किंग है, वो फुल रहती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं। रोज यहाँ पर बैटरियाँ चोरी होती हैं। बिल्कुल उस पर काम करने की बड़ी जरूरत है इस वार्ड में। दूसरी यहाँ पर इंक्रोचमेंट, आप गली गली में आप देखिए, आप पैदल साइकिल लेके नहीं निकल सकते। आप देखिए कितनी रेहड़ियाँ आप लगनी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, कितना फुटपाथ घिरा रहता है, आदमी चलेगा कहाँ। मतलब बहुत सारे निगम की जो 3-4 तो मूलभूत यहाँ पर सुविधाएं देना बहुत जरूरी है। उस पर काम करने का बड़ा, और वो जज्बे से काम होगा। उस सीट पर बैठने के बाद हवाबाजी से काम नहीं होगा। उस सीट पर बैठने के बाद उसका जज्बा लेके उस पर प्रॉपर चैनल हमें काम करना पड़ेगा और उसको करेंगे। क्या रील नेता है या रियल नेता है, ये सवाल है, ये प्रश्न है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बातें विद मनीष पर। और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और एक समाज सेवी हैं पड़पड़गंज विधानसभा में। तो स्वागत करते हैं सर का, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक और साधारण से व्यक्ति को आपने बुलाया भाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटे से सर्वे के अंदर हमने पाया कि इस समय दिल्ली में जो 12 निगम पार्षद के जो दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आपका जो क्षेत्र आता है पड़पड़गंज विधानसभा के अंदर 198 वार्ड नंबर। इसमें सर्वे के दौरान हमें बीजेपी के सिर्फ 2 या 3 ऐसे कैंडिडेट से बात करने का मौका मिला या उनसे मिलने का मौका लगा जिनकी दावेदारी पे हमें पूरा यकीन है कि पार्टी उनको टिकट देगी। तो जिसमें से एक नाम आपका हमने चुना और आपको न्योता भेजा कि आप आइए और हमारे साथ कुछ हमारे तीखे और मीठे सवालों पे कुछ जवाब दीजिए। तीखे मीठे कड़वे मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन जो दावेदार वाली बात करी उसमें मैं इतना बड़ा दावेदार नहीं हूँ। मैं पार्टी का बड़ा साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। 9-10 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तराखंड प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का, उसमें मैं आज की डेट में सह संयोजक के पद पे हूँ। उससे पहले मैं इसी प्रकोष्ठ में, पर्वतीय प्रकोष्ठ में एक कार्यकारिणी सदस्य था। और मैं पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ, हाँ, लेकिन 15-20 साल से इस क्षेत्र में रहता हूँ और यहाँ की मूलभूत समस्याओं से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो एक राजनीतिक व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है, उसको चुनाव लड़ना हर एक राजनीतिक व्यक्ति का जो है एक अपना मोटिवेशन होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो मैंने एक छोटी सी अपनी तरफ से एक बायोडाटा मैंने भी अपना लगा दिया है, पर मैं उस तरह का दावेदार नहीं हूँ जिस तरह का आप मुझे बता रहे हो। शर्मा जी, एक बात का जवाब दीजिएगा कि जैसा कि आप 15-20 साल से समाज सेवा का काम कर रहे हैं, राजनीति के अंदर हैं, तो ये जो आपने चुनाव का लड़ने का फैसला लिया निगम पार्षद का अपने इस वार्ड 198 से, मैंने कोई फैसला ही नहीं लिया जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, आप मेरी बात को ठीक है, हम मान लेते हैं कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ मनीष जी। पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़वाए ना। हमने विधायक हमारे आज रवि नेगी जी हैं, उनको हमने काउंसलर का चुनाव लड़ाया, 20 में एमएलए का चुनाव लड़वाया, एमपी साहब हर्ष मल्होत्रा जी का इलेक्शन। हम तो पार्टी के सेवक हैं, जो पार्टी का आदेश होगा। हाँ ठीक है, ये मैं इस वार्ड में रहता हूँ, यहाँ का बाशिंदा हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, तो मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मैंने भी बायोडाटा लगा दिया है। तो सर, इस बायोडाटा लगाने का कोई कारण ये तो नहीं कि ये क्षेत्र पूरा कुमाऊं गढ़वाल से लोगों का है और आप भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और राजनीति तो बेशक आप दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बेसिक ग्राउंड है वो उत्तराखंड से बिलोंग है। तो इस बेसिस पे आप ये दावेदारी या ये जो आप निगम पार्षद को चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए तो नहीं कि यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल आपको वोट देगा और आपकी जीत 100% निश्चित है? नहीं, और आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति लड़ता है तो उसकी जीत में कुछ डाउट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं उत्तराखंड मूल का हूँ जी, उत्तराखंडी हूँ, उस पर मुझे गर्व है, हमेशा रहेगा। एक पहाड़ का बेटा होने का मुझे हमेशा गर्व रहेगा, अपने उत्तराखंडियों पे भी मुझे गर्व है। हमारा तो उत्तराखंड का इतिहास ही आप जानते हैं, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी और जो है शहीदों का इतिहास है हम लोगों का। हमारी तो पानी जवानी हमेशा देश के काम आई है। तो मैं एक उत्तराखंडी हूँ, उस पर मुझे गर्व है, लेकिन इस बेस पे मैं यहाँ से टिकट की दावेदारी करूँ कि मैं एक उत्तराखंडी हूँ जी, मुझे टिकट दो, उसको मैं कतई ही भी बिल्कुल सही नहीं मानता। इस क्षेत्र में जितने उत्तराखंड के लोग हैं उतने ही मेरे पूर्वांचल के भी भाई हैं, उतने ही यूपी और हरियाणा आपके आसपास के राज्यों से जो है वैश्य समाज के भी लोग हैं, उतने ही यहाँ पर अदर स्टेटों से भी बहुत लोग, बंगाल के भी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर तबका है, यहाँ पर मोमडन आबादी भी है, यहाँ पर जो है बहुत मतलब हर तरह का तबका है। तो मैं खाली इस बेस पे नहीं कि मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं क्षेत्र में रहता हूँ 20 साल से। जितने मेरे
पहाड़ के लोग हैं उतने मेरे पूर्वांचली भी मित्र हैं, उतने मेरे और मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज में हर तबका मेरे लिए बराबर है। इसका मैं आधार नहीं मानता कि एक उत्तराखंडी होने के नाते मुझे टिकट दिया जाए। मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी का एक सिपाही होने के नाते जो मेरा दायित्व बनता है उस आधार पर मैं टिकट की दावेदारी करूँगा। एक जाति के उस पर मैं कभी, एक समाज के उस पर मैं टिकट की दावेदारी। शर्मा जी, जैसा कि भी आपने कहा कि हर प्रकार के लोग आपके क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसमें से कुछ मोमडन्स भी हर समाज के हैं, हर तो समाज के। क्या मोमडन्स लोग भूपेश शर्मा जी को सपोर्ट करेंगे? अगर वो इस दावेदारी में उतरते हैं तो क्या वो उनको वोट देंगे? नहीं, मोमडन्स का मतलब आप देखिए, सुनिए, मैं तो ये, मेरे बहुत दोस्त हैं मुस्लिम, बात सपोर्ट की नहीं है, बात यह है कि मैं किस आधार पे पार्टी के अंदर दावेदारी कर रहा हूँ। अभी तो पार्टी ने टिकट ही डिसाइड नहीं की है, टिकट मिलने के बाद की बात नहीं। हमारा भी सवाल यही है कि अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप, अगर आपको वोट मिले या ना मिले, तो क्या आप मुसलमानों के प्रति भी वही समीकरण रखेंगे जो आप सभी समाज के प्रति रखेंगे? हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री जी हम सबके नेता हैं, देश के नेता, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। ये हमारा 2019 में भी था, 2014 में भी था, ठीक है। उसी के बेस पर आज आप जानते हैं हम लोग तीसरा चुनाव भी, हम 24 का भी, हम 3 चुनाव लगातार मोदी जी के इसी नारे पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए सर। और मैं आपको एक बात कहता, देखो मैं जनप्रतिनिधि, मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, लेकिन मैं इतना मैं मानता हूँ मनीष भाई कि कोई भी जनप्रतिनिधि होगा ना, देखो क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए वो सबका जनप्रतिनिधि है। तो मैं इस चीज़ में, विकास में, डेवलपमेंट में, क्षेत्रीय कार्यों में अगर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होना चाहिए कि वो सबका काम करे, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। हाँ, अब वो वोट हमें दें या ना दें ये उनके विवेक पे है, वरना तो देखो जो विकास करेगा उसको सबने साथ देना चाहिए। लेकिन ठीक है, उनकी मानसिकता हो सकता है कुछ अलग किस्म की हो। और मैं तो ये नहीं कहता, मैं अगर भाजपा से मैं भी दावेदार हूँ, अगर लड़ता हूँ तो मुझे सब मेरे, मैं इसकी भी गारंटी नहीं लेता कि मुझे सारे उत्तराखंडियों का वोट मिल जाएगा अगर मैं उत्तराखंडी हूँ। तो ये आपकी अलग है, हो सकता है मुझे मुस्लिम दें वोट और हो सकता है ना दें, लेकिन मेरा दायित्व बनता है, अगर मैं चुनाव लड़ा जीता तो मेरा दायित्व बनता है क्षेत्र का विकास, जातिवाद में फंसना नहीं है, क्षेत्र का विकास। मैं किसी के खाली इसलिए कि वो मोमडन है उसके आगे की गली और नाली छोड़ दूं, ये मेरा धर्म नहीं सिखाता। हम इस पे वापस लौटेंगे सर, लेकिन अंत में जब हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू होगा, आपसे 3 या 4 क्वेश्चन हमारे रैपिड फायर में होंगे, उससे भी लौटेंगे और उसके ऊपर हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। तो चलिए सर, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे और तीखे और कुछ कड़वे सवालों के साथ। मेरा मानना है कि एक नेता है और नेता का काम है नेतृत्व के साथ साथ अपने नेत्रों से दूरदृष्टि तक देख लेना, बहुत एक दूर लंबे त्रिकोण तक देख लेना और समाज के लिए उसमें भलाई का काम करना। मनीष भाई 20-25 सालों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ जी। मैं अपने आप को कभी नेता माना ही नहीं, मैं तब भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता हूँ और हमेशा सामाजिक, मेरा एक ही दायित्व होता है, समाज में कोई भी तबका हो, अमीर गरीब, मैं अगर कहीं हूँ, मेरा जीवन में, अगर मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में हूँ तो मेरी एक वो रहती है कि भाई मैं समाज में कुछ करूँ। मुझे भगवान ने इस तरह का मौका कभी दिया नहीं, मैं खुल के कह रहा हूँ। कुछ इस तरह के मुझे, देखो एक हर आदमी, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एक पोजीशन पे होते हो, किसी सीट पे होते हो, तो आपके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं। वो मौका मुझे शायद कभी आज तक मिला नहीं, उस मौके की तलाश में मैं हूँ। उसके बाद जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, लेकिन मेरा जीवन में एक हमेशा एक, मैं कभी अपने आप को नेता कभी नहीं माना। आप किसी से कभी यहाँ पूछ भी सकते हैं, मैं एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में मैं बहुत साधारण कार्य करता हूँ, बहुत साधारण व्यक्तित्व से मैं रहता हूँ, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को कभी नेता नहीं मानता। ठीक है शर्मा जी, तो सवालों की बौछार आपके ऊपर छोड़ते हैं आप और शुरुआत करते हैं। हमारी जो है, हम भी बारिश कराना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए, तो सर सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, भूपेश शर्मा ही क्यों बीजेपी में 198 वार्ड के निगम पार्षद के टिकट के लिए, क्या बीजेपी के पास अन्य चेहरे नहीं हैं या अन्य नेता नहीं हैं, और आप ही को क्यों कोई भी इस क्षेत्रवासी वोट दे? मैंने इस पे थोड़ा रोशनी डाली। मैंने आपसे कब कहा कि मैं हूँ? आपने मुझे कहा कि भाई भूपेश शर्मा ही क्यों? मैं तो हूँ ही नहीं दावेदार, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं अपने आप को दावेदार मानता ही नहीं हूँ। मैं इस क्षेत्र का एक बेटा हूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। हर राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, इसमें मैं बोलने में कोई गुरेज नहीं है। भाई हम राजनीति कर रहे हैं, आप पकौड़े तलने के लिए तो नहीं कर रहे,
हम राजनीति में आए हैं तो हमारी कोई महत्वाकांक्षा, हम पार्टी में काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम चाहेंगे भाई हम समाज की सेवा करें पार्टी के बिहाफ पे। नहीं, भूपेश शर्मा टिकट लेने के बाद ऐसा क्या करेगा जो आज तक नहीं हो पाया? आप अच्छे से जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ शायद 2 ही बार ऐसा रहा होगा 198 क्षेत्र वार्ड के अंदर कि टिकट जो है एक बार आप पार्टी से गीता रावत जी को मिला और एक बार कांग्रेस की मेरे ख्याल में एक महिला सीट पे वो रही, वरना हमेशा से यहाँ पे बीजेपी की पार्टी रही। आपके कहने का मतलब है कि एक बार कांग्रेस की पार्षद रहा और एक बार आम आदमी पार्टी का रहा, हमेशा बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ रही। 98 से मैं देख रहा हूँ वार्डों को जो यहाँ पर, तो 98 में एक बार कांग्रेस और उसके बाद फिर बीजेपी और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार अभी पीछे आम आदमी की पार्षद थी, हमारी बहन गीता रावत थी। उसके बाद आप जो कह रहे हैं तो आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे सीधा क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि भूपेश शर्मा ऐसा क्या करेगा जो इतने सालों से जो पार्षद नहीं कर पाए, उस दौरान कुछ जो चीज़ नहीं हो पाई या जो चीज़ हो पाई, भूपेश शर्मा इसमें क्या करने वाले हैं अगर उनको टिकट मिल जाती है? अभी पार्टी की एक प्रक्रिया चल रही है टिकटों को वितरण की, उसके लिए कमेटियां बनी हुई हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अभी उस पर सर, मैं आपसे पहले भी कहा मैं टिकट का दावेदार नहीं हूं उस तरीके से जिस तरह, लेकिन हाँ एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र से, इस वार्ड से अपने आप को जो है मैं जोड़ता हूं, क्योंकि मैं इस वार्ड में रहता हूं, यहाँ का वोटर हूं और एक पार्टी का, एक अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अपनी पार्टी में पदाधिकारी हूं, तो मेरा राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं टिकट मांग रहा हूँ, उसमें मेरा हक बनता है टिकट मांगने का। टिकट मिलने के बाद की बात अलग है, टिकट मिलने से पहले की बात अलग है और चुनाव जीतने के बाद की बात अलग है। आपका जो सवाल है कि भाई यहाँ बीजेपी के पार्षद ज़्यादातर रहे, आप ऐसा क्या करोगे? देखो इस क्षेत्र में बहुत समस्या, मूलभूत समस्याएं मनीष भाई, मैं ठोक के कहता हूँ, चाहे हमारे पार्षद रहे हों या दूसरी पार्टी के रहे हों, आज भी जो 20-22 साल पहले इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं थी। आप एक बात बताइए, निगम पार्षद का क्या काम होता है? एक छोटा सा क्षेत्र एक निगम का होता है। आज की डेट में, आज तो वोटर बढ़ गए हैं, 62-63 हज़ार वोट यहाँ हो गए हैं, 46 बूथ हैं, तो आज तो बढ़ गए हैं, लेकिन एक टाइम पे कम थे। उसके बाद भी जो समस्याएं 20 साल पहले थी निगम की, वही समस्याएं आज भी खड़ी है ना। आप ये देखिए विनोद नगर में वही नालियों की समस्या। सर यही तो मेरा सवाल है कि अभी तक बीजेपी के पार्षद क्यों फेल होते आए हैं, और इस समय भूपेश शर्मा को अगर टिकट मिलती है तो क्या परिवर्तन भूपेश शर्मा जी लेके आएंगे? बीजेपी के पार्षद फेल नहीं हुए। देखिए एक आदमी चुन के आता है, उसके पास फिर समस्याओं का अंबार, क्योंकि क्षेत्र की समस्याएं होती हैं। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरह से उन कार्यों को निपटाते हो। भाई आप पार्षद तो जनता ने चुन लिए, उसके बाद उन पर आपने ध्यान भी तो देना है ना। अब देखिए बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, मैं आपको जो क्या मैं ये नहीं, भाई बीजेपी के भी रहे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने समस्याओं का निदान करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन हो सकता है कि भाई इच्छा शक्ति, कई बार आदमी का अपना व्यक्तित्व और कई बार आपकी प्लानिंग, आप किस प्लानिंग से काम कर रहे हैं। और हो सकता, क्योंकि मेरी, अब आप मनीष जी आप एक पत्रकार हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं आपकी जगह तो नहीं बैठ सकता ना। आपकी जो सोच है वो आपकी सोच है, मेरी सोच मेरी सोच है, तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। मेरे अपनी आइडियाज़ हैं, मेरे को पता है इस क्षेत्र में क्या करना है, उनको मैं अपने हिसाब से करूँगा अगर मैं सीट पे आता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ 20-22 साल में, आप भी बता दीजिए, आप कभी घूम के देखिए, जो समस्याएं यहाँ थी, रेहड़ी पटरी से लेकर फुटपाथ, गाय, नाली, वो किसी समस्या का आप बता दीजिए अगर नहीं हल है। यही तो मेरा सवाल है। मैं यही कहता था, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, आप देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, जहाँ एक एक मंजिल में हमारे पहाड़ के लोग आए थे, सबके 100-100 200 गज के यहाँ प्लॉट थे। आज उन प्लॉटों पे आप लगाइए 10-10 फ्लैट, 15-15 फ्लैट है। बिल्कुल, आप कहाँ से मूलभूत सुविधा, नाली कैसे साफ करोगे? लोगों ने आगे, आप देखिए नाली में आपका चबूतरा गाड़ी की जा रहा है, तो भाई इसमें तो देखो जनता का साथ लेंगे, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटली सेट होना पड़ेगा कि मुझे निगम पार्षद अगर बनने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेसिक समस्याएं नहीं है, ये बड़ी समस्याएं हैं, इनका जो समाधान कर देगा वही असली पार्षद यहाँ माना जाएगा। सर मुझे 3 मोटे मोटे शब्दों में 3 ऐसे पॉइंट बताइए जिसके ऊपर आपका विचार है कि अगर आप सत्ता में आते हैं, सीट पे आते हैं, इस वार्ड पे आते हैं, तो आप वो 3 बातें जो आप कर सकते हैं। मनीष भाई, मैं लाग लपेट वाला व्यक्ति हूँ नहीं जी। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, बिल्कुल आप भी जानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर गली में गाड़ियाँ नहीं घुस सकती,
नहीं घुस सकते। बाहर कोई पार्किंग नहीं है, बिल्कुल एक एमसीडी की पार्किंग है, वो फुल रहती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, बाहर गाड़ियां लगती हैं, लोग आपस में रोज यहाँ पर बैटरियाँ चोरी होती हैं। बिल्कुल मेरे पास दुनिया भर के लोग, हमारे मित्र लोग आते हैं, भैया हमारी बैटरी चोरी हो गई, भैया हमारा टायर चोरी हो गया। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में पार्किंग की है, पार्किंग एमसीडी के पास है, बिल्कुल उस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है इस वार्ड में पार्किंग को लेके। दूसरी यहाँ पर इंक्रोचमेंट, आप गली गली में आप देखिए, आप पैदल साइकिल लेके नहीं निकल सकते, हर गली के आगे रेडियां हैं, बिल्कुल ठीक है, लोगों ने खाने के लगा दिए हैं। आप इस बाहर वाले रोड को ही देख लीजिए, पूरा रोड आपका जो मदर डेयरी की रेड लाइट से और इस सरस्वती कुंज तक आप देखिए कितनी रेहड़ियां आप लगनी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, कितना फुटपाथ घिरा रहता है, आदमी चलेगा कहाँ। बिल्कुल, देखिए गायों की समस्या, बहुत बड़ी समस्या। यहाँ पर जो जानवर गाय वगैरह आपने देखा होगा, गौ माता का आज क्या बैठी रहती हैं। तो ये निगम का काम है, ये निगम की बॉडी है। नालों की सफाइयाँ आप देखिए, नालियों की सफाइयाँ, ठीक है, ये निगम का काम है। आप ये कई बार आप देखेंगे गली के अंदर, ठीक है, कई चीज़ें, मतलब बहुत सारे निगम की जो 3-4 तो मूलभूत यहाँ पर सुविधाएं देना बहुत ज़रूरी है। उस पर काम करने का बड़ा, और वो जज्बे से काम होगा। वो सीट पर बैठने के बाद हवाबाजी से काम नहीं होगा, उस सीट पर बैठने के बाद उसका जज्बा लेके उस पर प्रॉपर चैनल हमें काम करना पड़ेगा, और उसको करेंगे अगर कभी भगवान ने मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। नहीं बिल्कुल करेंगे। यहाँ बहुत और भी बहुत समस्याएं यहाँ पर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। शर्मा जी, ऐसा क्या हो जाता है नेताओं को कि जब तक वो सीट पे नहीं होते, उनके वादे, उनकी आत्मा, उनका हृदय सब हाथ पे आ जाता है, लेकिन जैसे वो सीट पे बैठते हैं तुरंत ना जाने कोई, जैसे कि परीक्षित महाराज के सर के ऊपर मुकुट आया था और कलयुग का आगमन हुआ था, वैसा ही उनकी नीतियाँ हो जाती हैं, वैसे उनके कार्यशैली हो जाती हैं, सामने मिलते नहीं हैं। मतलब ये बेसिक प्रॉब्लम है। और ये मतलब एक, इसको जो अहंकार बोलेंगे, पद आने के बाद मतलब एक अंदर से एक पावर आ जाना बोलेंगे, क्या कारण क्या है? आप तो इतने सालों से राजनीति में रहे हैं जी। तो ये मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, जैसे कि आप ही अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये बातें अगर कोई आम व्यक्ति सुनेगा तो वो खुश हो जाएगा और कहेगा चलिए जी इस बार तो शर्मा जी को टिकट देके जिताया जाए। लेकिन सीट में आने के बाद नेताओं को ऐसा क्या हो जाता है कि वो आम आदमी के टच से ही बाहर हो जाते हैं? नहीं जोशी भाई, पहली बात तो मनीष भाई मैं ये बता दूं, भाई मैं तो अभी तक सीट पे कभी बैठा नहीं, ठीक है, मैं तो जैसा था ऐसा ही हूँ। सर आप सीट पे नहीं बैठे, आपने वो किस्सा सुना होगा। बिल्कुल कि आदमी, मैं भी, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई लेकिन बारातों में बहुत गया, घोड़ी नहीं चढ़ा। आपका जो क्वेश्चन है वो 100% आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी, लेकिन हर आदमी उस फ्रेम में नहीं है, ये भी आप मानेंगे। बिल्कुल भाई सारे नेता ऐसे नहीं होते, मैं भी आप मानेंगे। आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़े आप जब आंकड़ों के, अगर हम आंकड़े उठाते हैं पब्लिक का, देखिए इसमें थोड़ी बहुत आप गौर करिएगा मनीष जी, इसमें जनता भी एक तरह से, मतलब जनता का रोल है। आप पूछो कैसे? भाई आपने एक आदमी को विधायक बना दिया, पार्षद बना दिया, ठीक है, आपने उसको किस लिए विधायक पार्षद बनाया था? आपने उसको सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए। क्षेत्र में जो समस्याएं, देखिए 2-2.5 लाख लोग चुन के एक व्यक्ति को भेजते हैं, बिल्कुल वो उन व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिल्कुल, वो कुर्सी उसकी नहीं है, वो उन 2.5 लाख लोगों की कुर्सी है जिनका वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए। उन्होंने तो आपको वोट दे दिया कि अब आप जाके हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिल्कुल सही बात। आप विधानसभा में आवाज उठाएं, आप क्षेत्र में उठाएं, आप अपने मुख्यमंत्री से बोलें, मंत्रियों से बोलें, वो आपका काम है। हमारी नालियां बनाना, हमारी गली बनाना, हमारी पार्किंग बनाना, हमारी बसों की सुविधाएं देना, हमारे बच्चों के अच्छे स्कूल बनाना, आपने वोट दिया उस चीज़ के लिए। अब कई बार जनता की महत्वाकांक्षा क्या होती है, अब कोई कार्यक्रम, अरे भाई साहब विधायक जी मेरी शादी में नहीं आए, विधायक जी जो है मेरे जन्मदिन में नहीं आए बच्चे के, इस काम के लिए देखिए मैं इस चीज में आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वो आप जनता से जुड़े हो, आप जाओगे, हम जाएंगे, नेता जाएगा, सब जगह जाता है, आपका मेरा पर्सनल रिलेशन भी है, आप मेरे भाई भी हो, आप खाली वोटर ही नहीं हो, आप मेरे दोस्त भी हो, मेरे रिलेटिव भी हो, मेरे भाई भी हैं, आप लोग सब जनता, हम सब आपस में एक वो जाएंगे। लेकिन जब लोग किसी को सर पे चढ़ाना शुरू कर देते हैं, आप उसे भगवान क्यों बना रहे हो? भाई आपके बच्चे का जन्मदिन है, आप जन्मदिन मनाइए यार, आराम से मनाइए, बुलाइए, अगर उस पर टाइम है तो ठीक है। लोग उससे शिकायतें करना शुरू कर देते, आप तो हमारे यहाँ नहीं आए, तो हो सकता है नेता के दिमाग में आया तो अच्छा मैं इतनी बड़ी चीज़ हो गई, अगर मैं जन्मदिन में नहीं गया तो जन्मदिन नहीं मना। जबकि मानना है कि नेता एक प्रतिनिधि है हमारा। बिल्कुल, तो मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, आप भी, अगर आप आज ये लोगों पे, आप नेताओं पे ये लांछन लगा रहे हो कि सीट पे बैठने के बाद वो बदलते हैं, तो उसमें कहीं पब्लिक भी तो जिम्मेवार है। आप उस नेता को, आप उसको अपना प्रतिनिधि मानिए,
आप उससे काम कराने की क्षमता रखिए, क्षमता रखिए। आपका हक है उससे काम कराना। भाई कोई भी जनप्रतिनिधि जनता का नौकर है, जनता का मालिक नहीं है, राजा नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा तो देखो फलसफा यही है। भाई माननीय प्रधानमंत्री, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री खुद देखिए, स्वयं कहते हैं कि उन मैं जैसे व्यक्तित्व वो लाइन में लग के वोट डालते हैं आज भी। प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा कितने साधारण जीवन वो आज प्रधानमंत्री, वो खुद को चौकीदार बोलते आवास हैं, में भी जीते हैं, खुद को कितना चौकीदार साधारण बोलते जीवन हैं इस वो बात जीते। पे। ठीक है, हर मैंने आपसे क्या कहा, हर व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक तादाद, एक रेशो इस तरह का जो आप बोल रहे हो, क्योंकि हम भी एक कार्यकर्ता रहे हैं, तो एक आध बार तो हमारे साथ भी कई नेताओं के भैया जो हमसे चुनाव के टाइम पे कहते थे भाई आपके बिना कुछ होगा नहीं, आपने चुनाव लड़ाना है, आप लड़ाइए। उन्हें हमने लड़ाया तो फिर आधा आधा घंटे उनके गेट के बाहर हमें भी खड़ा रहना पड़ा। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, फिर उनको हमसे मिलने के लिए हमें भी कई बार खड़ा रहना पड़ता था। वो एटीट्यूड कई लोगों में आ जाता है। अब वो एटीट्यूड भी जनता ही उतारेगी, वो जनता का काम है ऐसे नेताओं का एटीट्यूड उतारना। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शर्मा जी ये बताएं, इस बार की छठ पूजा बड़ी शान से मनाई गई दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। दावे करे गए रेखा गुप्ता जी द्वारा, जी। हमारी चीफ मिनिस्टर, दावे करे गए रविंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा, जी और दावे करे गए वर्मा जी, प्रवेश वर्मा जी के द्वारा, जी कि जमुना को हमने पूर्णतः सफाई कर दी है। तो क्या आपका मानना है जमुना आज की डेट में पूर्णतः साफ हो चुकी है? और क्या ऐसी सफाई केजरीवाल की सरकार के दौरान हमें कभी देखने को नहीं मिली, हमेशा सिर्फ झागी था? मनीष भाई, जमुना इस चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे लिए, और उससे पहले भी। और जमुना हमारे लिए मुद्दा भी नहीं है, जमुना हमारी माँ है। मैं तो उत्तराखंडी हूँ, कहाँ से निकलती है जमुना? यमुनोत्री से निकलती है ना, हमारे उत्तराखंड से आती है ना। 4 धामों में से एक धाम है ना यमुनोत्री। हमारे लिए तो पवित्र भी है यमुना, और हमारी माँ भी है। तो हम जिस पार्टी में हैं, जिस विचारधारा में है, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे लिए यमुना माँ है। और हमारा पहले दिन से ही, जब केजरीवाल की सरकार रही, इसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने, हम लोगों ने लताड़ा, क्योंकि ये बार बार ये इस पार्टी के लोग झूठे वादे कर देते थे हर चुनाव में। माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। ये लताड़ने से याद आया, एक रील बहुत वायरल हुई है इस समय, वर्मा जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर, जिसमें वो फटकार लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के समय के, जो उस समय वहाँ के ऑफिशियली रहे होंगे टेक केयरिंग करने वाले, कि ये तुम क्या केमिकल डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो। और आज वही केमिकल जमुना जी की सफाई के लिए भर भर के डाला जा रहा है, इतना भर भर के डाला जा रहा है कि लोगों को कहना है कि उसी पानी को उठा के बताया जा रहा है कि जमुना जी बहुत पवित्र हो गई है, जमुना जी बहुत साफ हो गई है, इसके अंदर नहाया जा सकता है। मनीष भाई, जिस टाइम हमारे परवेश वर्मा जी ने मुद्दा उठाया था, केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, और वो एक माननीय सांसद थे, उनके क्षेत्र में बहुत आबादी पूर्वांचल के लोगों की रहती है, और वो यमुना पे छठ मनाते थे। इस सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने, इन व्यक्तियों ने यमुना पे छठ रोकी। इन्होंने बोला कि जो है यमुना में बहुत गंदगी है, छठ नहीं हो पाएगी। और फिर इन्होंने एक केमिकल, जो हमारे परवेश जी ने उस टाइम, जो आप रील की जिसकी बात कर रहे हो, वो गए थे घाट पे, ठीक है, उन्होंने बोला कि एक केमिकल ये लोग डाल के वो झाग। अब मुझे ये बात बताइए, केमिकल कौन डालेगा? वही जो ऑफिशियली इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें अधिकारी भी होते हैं, एक टीम होती है, बिल्कुल बिल्कुल, एक उसमें कर्मचारी अधिकारी वर्ग होता है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। वो लोग पहले रिसर्च करेंगे या नहीं करेंगे कि हम क्या डाल रहे हैं? तो सर रिसर्च केजरीवाल सरकार के समय भी कर रहे थे, ठीक है। केजरीवाल सरकार ने तो आज तक कोई काम ही रिसर्च से नहीं किया था। आप बताइए कौन सा काम सर? ये केमिकल लेके कौन आया? केजरीवाल सरकार ही तो केमिकल कोई, आप मुझे, उन्हें तो इस केमिकल का नाम तक नहीं पता, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, केमिकल केमिकल केमिकल। बताओ किसी को केमिकल का नाम पता हो तो, कौन सा केमिकल? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। हमारी भी देखो एफर्ट्स कर रहे हैं, 8 महीने सिर्फ इस सरकार को हुए हैं। पहले दिन से यमुना के लिए एफर्ट शुरू हो गया था। आपने देखा होगा, एक नाव के माध्यम से 3-4 स्टीमर टाइप हमारी सरकार के अधिकारी वर्ग, हमारा एफर्ट शुरू हो गया था। उसमें क्या क्या आप ये बताइए। मैं खुद एक केमिकल की कंपनी में जॉब कर चुका हूँ, आपको बताऊँ। मेरा केमिकल टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है, मेरा केमिकल साबुन में भी यूज होता है। तो साबुन को आप भी लगाते हैं, टूथपेस्ट से आप भी करते हैं ना, तो आपका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा उस केमिकल से। तो केमिकल भी कई प्रकार के हैं।
हमारी सरकार जनता के हित की सरकार है। अगर उन्होंने कोई केमिकल यूज भी किया होगा तो वो केमिकल यूज किया होगा जिससे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन इन लोगों ने आपको केमिकल का नाम भी बता देता हूँ सर, और यही केमिकल जो है वो वहाँ यूज किया गया। कहाँ है, कौन दिखाए तो सही। मैं आपको नाम बता देता हूँ सर, कंसल्टेट डिफॉर्मर केमिकल का नाम है सर, मैंने आपको नाम बता दिया है। और यही केमिकल पहले भी यूज हुआ है, लेकिन इस बार क्या वो इतनी अधिक मात्रा में डाल दिया है कि जिससे पूरा पानी इस योग्य हो गया कि नहा लिया जाए। उसका जीत, अगर वो केमिकल इतनी मात्रा में डाल दिया होता, आपने एक रील तो चर्चा कर ली, आपने दूसरी रील नहीं देखी हमारे माननीय विधायक रवि नेगी जी की? जी, क्या उन्होंने आचमन किया उस पानी से और आस्था की डुबकी लगाई। अगर वो केमिकल इतना डला है तो कोई आदमी आचमन कर लेगा बोतलों में भर के? आप बताइए ना मनीष भाई। ये देखिए, ये विपक्षी पार्टियों का प्रोपेगेंडा। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने जो झूठ सबजबाग इस केजरीवाल सरकार ने 10-11 साल दिल्ली की जनता को जो चोट दी है अपने झूठे वादों से, अपने झूठे आडंबरों से। ये यमुना भी उसी का एक हिस्सा थी, हमारी माँ थी यमुना, हमारा ध्येय था इसको साफ करना। ठीक है, दिल्ली के अंदर ही यमुना गंदी क्यों है? आप बताइए ना। इतनी सरकारें रही, आज भी यमुना हम करेंगे, हमारी सरकार ने वादा किया, हमारी तो अभी शुरुआत है। और मैं आपको गारंटीड से कह रहा हूँ, ये रेखा गुप्ता की सरकार है, ये परवेश वर्मा, रवि नेगी की सरकार है। इस सरकार में कोई भी इस तरह का केमिकल वो किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ देखिए, यमुना को साफ करना है, उसमें केमिकल हो, आयुर्वेद हो, किसी तरीके से हो, हमारा दायित्व है, हमारी सरकार का दायित्व है, यमुना को साफ करेंगे, हमारा वादा है, हमारा मिशन है। तो ये यमुना जी जो है आपके हिसाब से किस समय तक क्लीन हो जाएगी, जिसमें लोग जा सकेंगे अपनी आस्था के साथ साथ आनंद लेने के लिए? और जमुना मैया पे आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के टाइम एक घोषणा करी थी। उन्होंने कहा था 2027, अगर किसी ने भाषण सुना, 2027 तक हम यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे। इसके दोनों तरफ रिवर फ्रंट बनेंगे और एक सुंदर प्यारी यमुना माँ इस दिल्ली वालों को देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। और अमित शाह जी का वादा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये वही अमित शाह जी हैं जब गुजरात की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के साथ ये मंत्री थे तो उस साबरमती में पानी नहीं होता था, नाला बहता था। अहमदाबाद की आज लाइफ लाइन है साबरमती, आप देखिए क्या नीला पानी। नहीं बिल्कुल, मैं खुद वहाँ पे एफर्ट्स है, आज वहाँ 5 स्टार होटल्स हैं। ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है। इनके वादों पे विश्वास होता है लोगों को, और हम करेंगे। आप देख लीजिएगा, हमारा एक भी वादा, हमारे मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं मनीष भाई, उस पर हम लोग बिल्कुल, हमारी सरकार खरा उतरेगी। अरे हमारे विधायक ने आचमन करके दिखा दिया भाई, रविंदर नेगी जी ने आचमन करके दिखा दिया। आचमन करके दिखाया, सबने देखा, लेकिन सबने ये भी देखा कि वो कैसे गिरे, और लोगों ने ये भी कहा कि जब वो फिसल के वहाँ गिरे तभी उन्होंने आस्था के नाम की डुबकी लगा ली। इसमें आपका क्या विचार है सर? ये मेरा ये तो बिल्कुल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो ये विपक्ष के लोग एडिटिंग करने में, वीडियो को काट छाट करने में, आप एक बात बताइए, चिकनी मिट्टी है, यमुना का किनारा है, मैं तो 10 बार गिर गया, आप गिरे होंगे पानी में? कौन नहीं, बिल्कुल सभी गिरते हैं। फिसलन है भाई, कीचड़ थी। अगले विधायक जी के हाथ में 2 बोतलें थी जी, एक में वो छोटी बोतल से पानी भर रहे थे, ठीक है, उनका पैर मिट्टी पे था, आपने देखा, बिल्कुल हल्की सी फिसलन हुई उनके, जब दोनों हाथों में कोई सहारा नहीं है, उनका हल्का सा पैर मुड़ा नीचे, उसमें उसके बाद वो तो गए नहाने के लिए थे, डुबकी लगाने ही गए थे ना, वो पैर फिसल, मतलब देखो कितनी छोटी सोच के ये लोग, छोटी मानसिकता के लोग हैं। अभी आप एक बात बताइए, थोड़े दिनों पहले ही एक हमारे पहाड़ के ही थे, हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष थे करावल नगर से, उन बेचारों का पत्थर पे वो मछलियों को दाना वगैरह कुछ देने गए थे यमुना जी पे, और उनका पैर फिसल के वो यमुना जी में डूब के उनकी डेथ हो गई। इनको सहानुभूति, मतलब किसी के प्रति सहानुभूति करनी चाहिए या मजाक उड़ाना चाहिए? ये इस पार्टी की नीच सोच है, ये इनका एजेंडा है। आप देखिए ना, इन्होंने किस मुद्दे को, एक व्यक्ति जनता के हित के लिए वहाँ यमुना पे हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार ने साफ पानी किया है, ये लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि पानी गंदा है, कहीं नालों का भर के लेके बोतल को वहाँ एडिट करके दिखा रहे हैं। उसको दिखाने हमारे आदरणीय एमएलए साहब गए, उन्होंने उसको भरने की कोशिश करी, उनका हल्का सा अगर पैर फिसल गया तो इसमें क्या बात हो गई भाई? आप बताइए, बिल्कुल किसी में क्या बात है? और कभी भी हो सकता है। इनके केजरीवाल साहब को तो ऑटो वालों ने चढ़ चढ़ के जीप में थप्पड़ मारे, वो भी एक हादसा था, हमने तो उसकी भर्त्सना करी, वो तो हादसा है ना? या केजरीवाल साहब ने खुद लगवाए थे? जरा बता दें फिर, अगर वो हादसा नहीं था तो। मतलब आप हादसे का मजाक उड़ा रहे हो। आप एक माननीय विधायक हैं, वो एक विधानसभा के सदस्य हैं, आप उनके मतलब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो गिर जाएं उस यमुना में? ये ऐसी छोटी मानसिकता के ये लोग हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ। इनकी मानसिकता, तभी तो दिल्ली का आज ये विनाश हुआ है 11 सालों में। इनकी मानसिकता और इनकी सोच बहुत छोटी है मनीष जी। देखिए, जैसा कि बात
अगर चर्चा उठी है माननीय विधायक जी की, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या रील नेता हैं या रियल नेता हैं? ये सवाल है, ये प्रश्न है जनता का। कितने जिस माध्यम से उनकी रीलें आती हैं, जिस माध्यम से वो हर चीज़ पोस्ट अपना ऑनलाइन दिखाते हैं, तो क्या वो रील नेता हैं या रियल नेता हैं सर? नहीं, ये रील नेता और रियल नेता वाली बात उछाल कौन रहा, आप ये तो देखो। बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, ये विपक्ष के जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये झूठ पे आई हुई सरकार, इन्होंने अपना तो कोई वादा कभी पूरा किया नहीं। अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है दिल्ली में हारने के बाद। अब ये हर व्यक्ति पे निजी टिप्पणी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने वो पानी वाली बात बताई जी। अब ये रील और रियल की, इनका प्रोपेगेंडा यही है। रील नेता, रील क्या रील नेता होता है? अगर एक व्यक्ति संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति है, रवि नेगी, ठीक है, कितना संघर्ष किया है उस व्यक्ति ने पार्टी के अंदर। वो 20 साल से रवि नेगी काम कर रहे हैं, ठीक है, पदाधिकारी रहे हैं, युवा मोर्चे के रहे हैं। उन्हें पार्टी ने 2017 में निगम का टिकट दिया था, बिल्कुल दिया था, पर्चा रद्द हुआ, वरना वो 2017 में निगम पार्षद होते। उसके बाद भी दोबारा निगम पार्षद बने, निगम पार्षद होते ना 17 में। बिल्कुल होते। उस व्यक्ति को ये रील नेता बोलते हैं विपक्ष के लोग। भाई वो क्या क्षेत्र की समस्याएं ना उठाए? आप ये बताओ। मैं देखो, मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपसे बताता हूँ। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे किस्म का व्यक्ति हूँ। फिर आपको बताता हूँ, मैं तो आम लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और सोशल मीडिया भी आज के टाइम पे एक बड़ा माध्यम है, आप जानते हो, बिल्कुल, ठीक है। हम लोग चलाते हैं, ट्विटर पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक, हम लोग वो सब चीज़ें चलाते हैं। लेकिन विधायक जी की ये लड़ाई जो शुरू हुई थी ना भाई, ये 2020 से हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो मनीष भाई। बिल्कुल, ये जो रील वगैरह बनाना, क्योंकि 2020 तक, 2013 से और 20 तक 7 साल इस सीट पे सिसोदिया जी विधायक रहे, मंत्री रहे और डिप्टी सीएम रहे, ठीक है। उन्होंने कोई भी काम इस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं किया। इतने बड़े बड़े पदों पे रहने के बाद भी इस क्षेत्र में आपने देखा जो समस्याएं थी 10 की 10 थी। 20 में हमारे माननीय विधायक जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े, पार्टी ने टिकट दिया। तो उस टाइम से हारने के बाद, कुछ 3000 वोटों से हारे थे, उन्होंने इनके मुद्दों को, चाहे वो जल भराव हो, वो इनके स्कूल की समस्या हो, पार्कों की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हर चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, हाँ, उन्होंने बहुत मतलब बढ़िया ढंग से उन्होंने सोशल मीडिया पे और उठाया और उसका उन्होंने जनता तक वो पहुँचे उस माध्यम से। आज बस इन लोगों को यही चिढ़ रहती है कि वो व्यक्ति पब्लिक से इतना कैसे जुड़ गया, इतना लोकप्रिय कैसे है। अरे भाई, उनके अंदर कला है, क्षमता है, वो रील के माध्यम से समस्या को उठा रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। और वाकई में इस समय आप एक बात बताइए, बच्चे भी रील बना रहे हैं आजकल। बिल्कुल, कोई नाच गाने की बना रहा है, तो अगर वो क्षेत्र की रील बना रहे हैं, अपने कार्यों को दिखा रहे हैं कि 8 महीने में मैंने ये किया, तो इसमें गलती क्या है? रवि नेगी रील नेता नहीं है, रवि नेगी रियल नेता है। क्योंकि मैं एक विधायक के तौर पे नहीं, एक भाई के तौर पे भी, मैं 20-25 साल से उनका दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ। वो व्यक्ति दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। ये लोग एक प्रोपेगेंडा सेट करके चल रहे हैं विपक्ष के लोग कि हर तरह से रवि नेगी पे अटैक करना है। अब ये चुनाव आ गया है तो अब और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ रवि भाई जो भी सोशल मीडिया पे विधायक जी जो भी है, वो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका तरीका है काम करने का, और उसमें वो खरे उतर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी जिसको जो सोच रहा है वो सोचता है। ठीक है, तो भूपेश शर्मा जी, एक सवाल फिर तीखा सा आपके और फेंकते हैं हम लोग। आप फेंकते रहो। नहीं, ये वो वाला फेंकना नहीं है। ये प्रश्न जनता के हैं, लोगों के हैं। तो आप ये बताएं कि क्या लगता है आपको इस बार निगम में जो 12 सीटें हैं जिसके ऊपर फाइट होने वाली है, इसमें कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी इन 12 सीटों पे? एब्सोल्युटली भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसमें 12 सीटों में से 8 सीट तो ऑलरेडी हमारी है ना भाई। हमारे ही 8 पार्षद, एक एमपी बनी है कमलजीत सहरावत जी, और 7 पार्षद हमारे जो हैं, 8 पार्षद हमारे एमएलए बने हैं, और कमलजीत जी हमारी एमपी बनी है। 3 शायद आम आदमी पार्टी के हैं, तो टोटल 12 सीटें हैं। तो ज़्यादा हमारे हैं, तो वो हमारे ही तो पार्षद थे, तो हम अपनी सीटें रिटेन करेंगे ना। और अब की वो जो 3 हम हारे थे, उन्हें भी जीतेंगे, 12 की 12 सीटें जीतेंगे। सर, 8 महीने हो चुके हैं इस समय सरकार को आए हुए दिल्ली के अंदर। क्या आपको लगता है कि इस 8 महीने के अंदर जो भी मैनिफेस्टो बीजेपी सरकार ने बनाया था, वो लोगों तक पहुंच चुका है, या कुछ पहुंच गया है, कुछ बाकी है? मनीष भाई, 8 महीने में सरकार कितने साल के, 5 साल के लिए चुनी जाती है? बिल्कुल 5 साल के लिए वादे होते हैं 5 साल के। 8 महीने के वादे नहीं होते, 4 महीने के वादे नहीं होते।
लेकिन कार्य तो उसमें प्रोसेस तो किया जाता है मैं ना उसी सर? पे आ रहा हूँ ना जी देखो, वादे होते हैं 5 साल के लिए। जी ये झूठे लोग तो 11 साल में भी अपने वादे पूरे नहीं कर सके। जिन वादों को ये केजरीवाल साहब कहते थे मैं 3 महीने में कर दूंगा, 3 महीने में गेस्ट टीचरों को पक्का कर दूंगा, 700 स्कूल बना दूंगा, 70 हॉस्पिटल बना दूंगा, 70 कॉलेज बना दूंगा। अरे ये 7 कॉलेज और 7 हॉस्पिटल और 700 स्कूलों की बात कर रहे थे, वही नाम गिना दे। क्या किया इन्होंने? ये अपने 1100 दे देंगे, वो तक नहीं दे पाए। हम वादे के खरे होने, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, ये अमित शाह की पार्टी है, ये लाल कृष्ण आडवाणी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है। ये सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। 8 महीने हमारी सरकार को हुए हैं। 8 महीने में जिन जिन मुद्दों पे हमने जनता के बीच गए थे उन पे हमने काम शुरू किया। यमुना का ही जिक्र अभी आपने इतने बड़े रूप से किया ना, तो यमुना आज कुछ नहीं है तो लोगों को साफ तो दिख रही है, पानी में बदबू तो नहीं आ रही। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो ऐसा पानी नहीं है कि उसको रोज़ भर भर के लोग बाल्टी भर के पिएं, लेकिन आज वो नहाने लायक पानी है। उसमें छठ पे लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो उसके लिए जो है भाजपा सरकार ने उन लोगों को डुबकी लगवाई, हमारी रेखा जी की सरकार ने लगवाई है। दूसरी बात, मैं आपको अपनी बात पूरी कर देता हूँ। 8 महीने में आप आयुष्मान कार्ड पे हमने बोला था, हमने उस पर काम किया। अभी हमने 70 वर्ष तक के लोगों का आयुष्मान कार्ड बना दिया। अब हम 60, उसके बाद फिर सबका। जो हमने कहा, हमने पेंशन के लिए कहा, उस पर हमने 5100 करोड़ रुपए का बजट हर सालाना हमारी सरकार ने तय कर दिया। वो बजट वित्त विभाग से हमने पास कर लिया। ठीक है, उस पर अब हम पेंशन जो है महिलाओं को 2500 रुपये जो हमने कहा था गरीब महिलाओं को, वो हम देना शुरू कर देंगे। पेंशन हमने दोबारा अभी 50,000 पेंशन, आपने देखा होगा अभी हमने पिछले महीने ही उसमें ऑनलाइन हमने लोगों के फॉर्म जमा कराए, 50,000 नई पेंशन लगा दी। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बना दिए। नालों का आपने देखा बरसात में क्या हाल हो जाता था, उस पर हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सड़कों पे निकले, जल भराव के लिए एफर्ट्स किए, नालों की सफाइयाँ करवाई, गाद निकलवाई। जो जो वादे मनीष भाई हमने किए वो हमारी सरकार ने शुरू कर दिए। और 8 महीने में जितना हम कर सकते थे ना, हमने 16 महीने का काम 8 महीने में कर दिया है। और आप धीरे धीरे देखिएगा, एक एक वादा पूरा होगा। जो जो मैनिफेस्टो में लिखे हुए आप पढ़ लीजिएगा, हर वादा आपको 5 साल में कंप्लीट मिलेगा।